अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूं अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मेमन। सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज जैसे ही कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ तो अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो मार्केट जो है माइनस रही, लेकिन आज उसमें जो है वो 83 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मेरे ख़्याल से ये अगर बात अ, करें कि 83 पॉइंट प्लस रही, उससे बेहतर होगा कि हम ये देखें कि वो प्लस थी कितनी पूरे दिन में, ठीक है ना? और साथ में ये भी देखना होगा कि ये 83 पॉइंट्स जो मार्केट में बढ़े, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किस आइटम का था और ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम क्या था, ठीक है ना? अगर हम बात करें तो मार्केट जो आज हमारी जो टोटल हाई पे गई थी वो 41,400 के आसपास गई थी, ठीक है। अच्छा, 41,400 का मतलब ये हुआ कि मार्केट जो फ्राइडे की क्लोजिंग से तकरीबन कोई 300 पॉइंट ऊपर गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो मार्केट की जो है वो 83 पॉइंट्स प्लस के साथ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने जो क्लोजिंग की ना, वो मार्केट ने अपने हाई से 220 या तकरीबन इतने पॉइंट्स लूज करके क्लोजिंग की। और जो जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इस 83 पॉइंट में तकरीबन 119 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं, तो जो हब पावर का आज जो एक कैप लगा था उसका कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो जनाब था हब पावर का टोटल 130 पॉइंट्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हब पावर के 130 पॉइंट्स निकाल दें इस 83 पॉइंट से, तो मार्केट तो नेट 50 पॉइंट नेगेटिव थी, ठीक है ना जी। तो ये भी समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जो कि हम नहीं समझ पाते। एंड जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आज टोटल मार्केट में हमने जो है, अगर मैं KSE 100 के स्टॉक्स की बात करूं तो हमने तकरीबन 12 करोड़ शेयर का काम होते हुए देखा, 121 बिलियन शेयर। इस 12 करोड़ में से 3 करोड़ तो हब पावर का वॉल्यूम था, तो आप अगर उसको निकाल लें तो आप देख सकते हैं कि बाकी वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जो पिछले 2 हफ्तों में जिस स्टॉक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता था TRG का, आज वो भी सिर्फ 15 मिलियन का वॉल्यूम कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, अगेन मैं अगर ये बात बोलूँगा तो शायद आपकी ऑडियंस नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाती है मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा होता हूँ कि एक ट्रू पिक्चर देने की कोशिश करूँ। कोशिश मेरी ये नहीं होती कि मैं सिर्फ सब्ज बाग दिखाऊं या लोगों को फॉल्स होप दूं। लेकिन लास्ट वीक भी जब आपने इंटरव्यू मेरा किया था, उस दौरान मैंने बताया था कि उस वक्त शायद हम 41,600 के आसपास थे या 41,000 के 700 के आसपास थे। उस दौरान मैंने कहा था कि मार्केट में शायद 300-400 पॉइंट और फिर मार्केट का एक फॉल हम देख सकेंगे। 41,820 मेरे ख्याल से मार्केट ने हाई लगाया था, और लास्ट थर्सडे हमने 40,700 या 600 पे मार्केट को गिरते हुए दोबारा देखा। तो सारी बात यह है कि मार्केट की इस वक्त जो वीकनेस है ना, वो अभी बरकरार है। और सिवाय ये 2-3 स्टॉक्स, जैसे आज हब पावर ने एक मूव दिखा दी, अभी मैंने बताया कि उसमें 130 पॉइंट्स हब पावर के थे आज के 83 पॉइंट्स में। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मतलब 2 या 3 स्टॉक्स पे जब मार्केट का इन्हिसार होता है ना, तो वो मार्केट की वीकनेस की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। क्योंकि जब वो स्टॉक्स साइड पे हो जाते हैं या उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन खत्म हो जाता है, तो मार्केट में फिर वो नजर आता है कि नीचे कोई अच्छी बेस नहीं है। इसकी मिसाल इसी तरह से कि आपने एक रेत के टीले के ऊपर कोशिश की कि मैं घर बना लूं, वो खुदा ना खास्ता पानी आ जाएगा या हवा तेज चल जाएगी, वो रेत का टीला जो है वो नीचे से लूज होना शुरू हो जाएगा और पूरे घर की आपकी बेस जो है खराब हो जाएगी। तो जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, उस बेस में फर्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स या जो मार्केट के जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनका नंबर बहुत मैटर करता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह से नहीं आ रहा। एंड सेकंड, अगर चलें पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है,
एक लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कम से कम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है ना वो बढ़ जाए, इंस्टेड ऑफ के कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ जाए। आप समझ रही हैं? अभी हो क्या रहा है कि 10 स्टॉक्स हैं, वो आपका टोटल 100 मिलियन का वॉल्यूम कर देते हैं या 150 मिलियन का वॉल्यूम कर देते हैं। बेहतर होगा कि वो 10 स्टॉक्स 150 मिलियन का वॉल्यूम ना करें, 150 स्टॉक्स आके भले 100 मिलियन का वॉल्यूम कर दें। नजर आएगा कि आपकी इक्वल पार्टिसिपेशन होना शुरू हो गई। यहाँ क्या होता है, अभी आज की मैं अगर बात बताऊं, तो आज वॉल्यूम लीडर में हब पावर, सेकंड टीआरजी, एचबीएल, यूनिटी, एवेंसियन, सिनर्जी, पीआईबीटीएल। बस ये 6 स्टॉक्स हैं जो टोटल वॉल्यूम, मतलब ये ऐसे 6 स्टॉक्स हैं ये जिनका 40 लाख या ऊपर से उसके ऊपर काम हुआ है। बेहतर होगा कि ये लिस्ट लंबी नीचे आ जाए। भले हम ये नहीं कह रहे कि हब पावर में 3 करोड़ के शेयर का काम हो, इसमें भले 30 लाख का काम, टीआरजी में भले 1 करोड़ शेयर का काम हो, लेकिन बाकी पार्टिसिपेशन नीचे डेप्थ तक आ जाए। वो कहते हैं ना भाई, पाकिस्तानी टीम में क्या होता है, शुरू के 2 बैट्समैन उड़े तो मिडिल ऑर्डर खत्म है बिल्कुल हमारा। कल के मैच में यही हुआ ना कि शुरू के प्लेयर्स हमारे आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर हमारी टीम में है ही नहीं उस समय। इंडिया की टीम में मिडिल ऑर्डर तक, लोअर ऑर्डर तक बैट्समैन है। तो आपकी जब तक डेप्थ नहीं बढ़ेगी ना, तब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। हमारे मार्केट में डेप्थ ही नहीं है, और डेप्थ ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये 5-6 स्टॉक्स जो है वो उनको बूम किया जाता है, उनको बूस्ट किया जाता है, और पब्लिक उसमें आगे फंस जाती है। अच्छा, अभी आपने डेप्थ की बात की ना, तो वो जो डेप्थ है वो किस तरह से जो है ना इंक्रीज होगी, या वो जो 150 आइटम आप जो कह रहे हैं वो किस तरह से जो है ना इन्वॉल्व होंगे मार्केट में? लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी तो वजह ये है ना, सबसे बड़ा जो उसका जो तरीका कार है वो तो ये है कि आपके मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। चले मार्केट में पार्टिसिपेशन आपका उस तरह से नहीं बढ़ता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेयरनेस देने वाले भी जो है वो बहुत कम है। अभी आपका एक चैनल स्टार्ट हुआ है जो लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करके कुछ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह एक दो और चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जब अवेयरनेस देने की कोई बात करता है, जैसे लास्ट इंटरव्यू में आपने जो मैंने कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज की बात की है, जब वो बात की तो उस पे बात ये है कि भाई फला यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं या इंडियन लोग हैं वो आपको फ्री में कर रहे होते हैं। अब देखिए इसमें मसला ये है कि अब आप मुझसे बात कर रही हैं कि पार्टिसिपेशन किस तरह से है। क्या आप जब इंडिया के उस चैनल पे बैठ के उससे ऑनलाइन कोर्स ले रहे होंगे, तो क्या वो आपको जवाब देगा? नहीं देगा ना। किसी भी चीज में अगर आप देख लें कि अगर इसी तरह से होता ना तो हम अपने बच्चों को स्कूल ना डालते, हम अपने बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ाते। ठीक है, हम किसी भी ऑनलाइन चैनल को उठाते और उससे हमारे बच्चे जो है क्वालिफाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, वो शायद उस उम्र से बहुत पहले बन चुके होते। अभी तो आप देखें ना, आपको स्टेजेस आती है ना कि पहले आपके बच्चे का एडमिशन होता है 3-3.5 साल की उम्र में, फिर वो 10 साल मैट्रिक में या 12-13 साल ओ लेवल्स या ए लेवल करके निकलता है, फिर उसके बाद वो कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है, फिर आगे स्पेशलाइज करता है अपनी उसी फील्ड में। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतने साल क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाओ, 10 साल में बच्चा इंजीनियर बन के निकल जाएगा। मेरा बच्चा 10 साल का होगा, उससे पहले वो इंजीनियर बना हुआ होगा, 15 साल में शादी कर दूंगा उसकी, खत्म, लाइफ ओवर। तो इस तरह नहीं होता है, एवरीथिंग हैज अ स्टेप, और वो अल्लाह ताला का भी ऐसे ही निज़ाम है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे ही रखा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो समेटना शुरू होती है और बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा होना शुरू होता है। अगर कोई बंदा जिम भी जाता है, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, वो रातों रात उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। रातों रात करना भी चाहेगा ना तो वो 2 दिन कर पाएगा, तीसरे दिन बेड पे बैठा होगा कि मैं उठ ही नहीं पा रहा, मेरे मसल्स ही काम नहीं कर रहे, मैं नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा, मैं लेट के उठ भी नहीं पा रहा, मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रहा। तो हर चीज का एक स्टेज होता है, हर चीज का एक लेवल होता है। वो स्टेजेस आपको क्रॉस करनी होंगी, वो पार करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो फिर आप वही टिप्स के ही चक्कर में पड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो पार्टिसिपेशन के लिए पहली हमें जो है वो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ सकता है।
उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह ताला मैं भी जो है वो फुल फ्लेज इस तरफ कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ट्रेन करना शुरू करूँ, अब लोगों का कम से कम रुझान जो है वो टिप्स की तरफ से हटाना शुरू करूँ। तो एक तो इंशाल्लाह ताला एक जॉइंट एफर्ट है, अल्लाह ताला उस पे इंशाल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला फरमाए। और दूसरा फिर ये कि जब ये पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा ना, या लोगों में वो रुझान आ जाएगा, वो फहम आ जाएगा, तो लोग फिर किसी एक स्टॉक के पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है ना। अभी आप ये देखें कि पिछले 3 हफ्ते की हम बात करें, पिछले 3 हफ्ते में तकरीबन ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 2.25 से 2.5 करोड़ शेयर टीआरजी में, मैं इस स्टॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक एक जनरल लॉजिकल बात कर रहा हूँ। 2 से 2.5 करोड़ टीआरजी में शेयर में काम होता है रेडी मार्केट में, और इतना ही तकरीबन फ्यूचर में काम होता है। ठीक है, हम फ्यूचर्स का वॉल्यूम तो वैसे भी कहीं कैलकुलेट नहीं करते, कहीं काउंट नहीं करते, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो टीआरजी का वॉल्यूम ना होता तो मार्केट ने पार्टिसिपेशन किया था, नहीं था ना। तो या तो वो जो 2-2.5 करोड़ शेयर का काम टीआरजी में जो लोग भेड़ चाल में चले रहे और अभी भी चल रहे हैं, आज पावर का अनाउंसमेंट आया, लोग भेड़ चाल में चले गए और 3 करोड़ शेयर का काम हो गया। क्या हो कि ऐसी ये 3 करोड़ शेयर हमारे पास 3 आइटम की जगह 15 आइटम्स में, और वो एक आइटम में 3 करोड़ का काम ना हो, भले वो एक आइटम में 30 लाख शेयर का काम हो, लेकिन नीचे इतनी डेप्थ हो कि हम इजीली देख सकें। और उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि ये टिप्स वाला जो जो माहौल है ना, वो खत्म हो। भाई पावर ने 15 रुपए डिविडेंड दे दिया, बस ये ले लो, इसकी तुम्हारी चांदी हो जाएगी। अब समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे जो ये टिप्स वाला माहौल बना हुआ है ना, इसमें लोग परेशान इस तरह से होते हैं कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते, उनको बताने वाला अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है कि भाई तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्यों करनी है, या उसका पर्पस क्या है। भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक स्टॉक में उसके डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड के चक्कर में आप उसके जो कैपिटल साइकिल होता है ना, उसमें उस डिविडेंड से डबल पैसा हार जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एंग्रो फर्टिलाइजर की। भाई एंग्रो फर्टिलाइजर अभी 78 पे खड़ा हुआ है, 104 का इसने हाई लगाया था या 105 का हाई लगाया था, ऐसे ही कोई मतलब 100 105 का। अब वहां से 30 रुपए तकरीबन नीचे आया हुआ है, या 22 रुपए नीचे आया हुआ है। इतना तो पूरे साल में डिविडेंड नहीं दिया इसने, 30 रुपए तो डिविडेंड नहीं दिया ना एग्रो फर्टिलाइजर। अब सवाल ये है कि मैं ये बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई मुझे एक स्टॉक लेना है और मुझे उसका रेगुलर पे आउट मिलता रहे। ठीक है, कैपको है, कैपको का आईपीओ 2002 में आया था। ठीक है, 2002 में उसका आईपीओ आया था 26 रुपए पे, आज वो स्टॉक 30 रुपए पे। तो 2002 से अब तक उसने कैपिटल रिटर्न आपको क्या दिया, एसेट कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, लेकिन कैपको की जो ब्यूटी है वो ये है कि साल का तकरीबन 7-8 रुपए डिविडेंड दे देता है। अब अगर आप 2002 से अब तक की बात करें तो तकरीबन 20 साल हो गए। 20 सालों में अगर एक स्टॉक ने पर ईयर अगर ऑन एन एवरेज 6 रुपए भी डिविडेंड दिया है नेट ऑफ टैक्स, तो 20 साल में कितना डिविडेंड बन गया, 120 रुपए। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मुझे कैपको का मैंने शेयर जो उस वक्त आईपीओ में लिया था, उसने मुझे आज तक मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 120 रुपए डिविडेंड दे दिया। ठीक है, अगर मैंने कैपको 1 लाख शेयर भी लिए थे 26 लाख रुपए के, तो मुझे उस पर 120 रुपए डिविडेंड मिल चुका है। ठीक है जी, अब 120 रुपए का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए में डिविडेंड खा चुका हूँ उसके ऊपर। ठीक है, अब ये आप कह रही है ना जबरदस्त है, ये वो बंदा नहीं कहेगा जिसने कैप को लिया हुआ है, वो कहेगा मैं तो 26 रुपए में लिया था, अभी भी 26 रुपए या अभी भी 30 रुपए। देखिए ना, मैं उसी पॉइंट पे तो मैं उसी पॉइंट पे तो आना चाह रहा हूँ कि ये कौन बताएगा आपको। जो टिप्स वाले हैं ना, जो टिप्स वाले हैं ना, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा कैप को तुमने 26 रुपए पे लिया था, जो आज 30 रुपए पे या 29 रुपए पे, तुम इसको बेचो, तुम्हें टीआरजी में आ जाओ, तुम इसको बेचो, तुम सिनर्जी में आ जाओ, तुम इसको बेचो, तुम पीआईबीटीएल में आ जाओ। मसला सारा ये है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मुझे बैंक साल का दे रहा है 15%, म्यूचुअल फंड दे रहा है साल का 16-17%,
सेविंग सर्टिफिकेट भी इतना ही दे रहा है। मैं घर लेता हूँ, ठीक है, अब देखें घर और प्लॉट में मूवमेंट का फर्क है। क्या आप आज अपार्टमेंट लेके 2 दिन में बेच सकते हैं? इतना आसान है नहीं है ना। बंगला लेके भी नहीं बेच सकते। हाँ, प्लॉट की फाइलिंग का एक्सचेंज हो जाता है। प्लॉट की फाइल जो है उसका एक्सचेंज 2 दिन में 3 दिन में ऐसे हो जाता है कि भाई प्लॉट आज फला जगह पे करोड़ रुपए का है, उसके 50 लाख रुपए टोकन रखवाओ, 2 दिन में फाइल एक्सचेंज हो जाएगी, तुम्हारे 20-25 हजार बन जाएंगे, तुम्हारी दिहाड़ी बन जाएगी। ऐसा ही है, ठीक है। तो उसमें रोलिंग ज्यादा होती है, चाहे वो बहरिया में हो, चाहे स्कीम 33 में हो, कहीं भी आप चले जाए, उसमें रोलिंग ज्यादा होती है। लेकिन क्या अपार्टमेंट में रोलिंग होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अपार्टमेंट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो 2 रीजन से करते हैं। या तो मैं उसको बेचूंगा उस वक्त जब मेरे बच्चों की शादी होगी, या अपने बच्चों को दे दूंगा मैं, ठीक है, ऐसा ही है। या फिर मैं उसको उस वक्त, या तो मैं, दूसरा ऑप्शन है कि वो ऑब्वियसली रहने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो उसका ये कि या तो बच्चों को दे दूंगा, दूसरा ये कि मुझे उस पर एक रेगुलर रेंटल इनकम मिलती रहेगी, ठीक है। उसको मैं ले बेच नहीं कर सकता। यहाँ पे मसला ये है कि मैं कैपको लेता हूँ डिविडेंड के लिए, और फिर 6 महीने के बाद उसके बाद ले बेच शुरू कर देता हूँ। देखिए, हर चीज की एक एक कैटेगरी है। 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं पूरी दुनिया में। एक होता है पे आउट वाला स्टॉक, एक होता है ग्रोथ वाला स्टॉक, और एक होता है स्पेकुलेशन वाला स्टॉक। पे आउट वाला स्टॉक जो है ना, उसकी एक साइकिल होती है। उस साइकिल से वो ना ज्यादा बाहर जा सकता है, ना ज्यादा नीचे गिर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका चार्म ये होता है कि उसकी प्राइस कुछ भी हो रही हो, वो आपको डिविडेंड जो है या पे आउट जो है वो रेगुलरली दे रहा है। हाँ, डिविडेंड देना बंद कर दिया, पे आउट देना बंद कर दिया, तो गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे कैपको है, हब पावर है, मतलब इस तरह के स्टॉक्स हैं, उनमें हमने इस तरह की चीज होते हुए नहीं देखी। हाँ, इक्का दुक्का ऐसे कोविड वाले दौर में शायद ऐसा हुआ था, अदरवाइज हमने नहीं देखा। दूसरे होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स या स्टोरी वाले स्टॉक्स, कि भाई इसमें ये कहानियां आने वाली है, इसमें ये डेवलपमेंट होने वाली है। जैसे मिसाल है, अब ये मैं कोई टिप नहीं दे रहा, लेकिन फ्लाइंग सीमेंट की आज एक खबर आती है कि भाई फ्लाइंग सीमेंट जो है वो अपना पावर प्लांट लगा रहा है, ठीक है। अब उसमें आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई फ्लाइंग सीमेंट अगर पावर प्लांट लगा रहा है तो उनका एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे उनका इन्हिसार कम हो जाएगा। अपनी पावर बना रहे हैं, लेकिन वो रातों रात नहीं होगा। पावर प्लांट अब लगाने की बात हुई है, ठीक है। अभी तो या जगह भी देख ली होगी, जो भी होगा, बट उसको मटेरियलाइज होने में टाइम टाइम लगेगा ना। मतलब ये तो ये ऐसा है कि भाई आज हमने प्लॉट ले लिया, अन्य बेगों को मैंने बोला कि यार इस पे घर बनाएंगे, ठीक है, और वो बच्चे जो है वो आज खेमा लगा के बैठ गए कि घर यहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता ना। घर जाहिर है उसकी पहले फाउंडेशन डलेगी, फिर उसमें सब चीजें डलेंगी, इमारत बनेगी, टाइम लगेगा, साल सवा साल इतना टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लॉट लें और खेमा लगा के बैठ जाए कि भाई ये तो हमने तो अब्बू ने कहा था भाई यहाँ पे घर बनाना, तो हम घर बना के बैठ गए। मसला सारा यहाँ पे ये आता है कि भाई फ्लाइंग सीमेंट की स्टोरी है, बस घुस जाओ उसके अंदर। वो उसमें रिफाइनरी की खबर आई, ये नहीं देखा आपने 1 महीने पहले कि वो रिफाइनरी की खबर है क्या। गूगल करके एक दफा देख लो भाई। अब ये जो बताता है, जो कोशिश करता है बताने की, उसको कहते हैं कि नहीं तुम गलत बता रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे एक तो पार्टिसिपेशन बढ़े, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े, और दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े, इंस्टेड ऑफ के एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ जाए। अच्छा, फर्स्टली कि अभी आपने जैसे अवेयरनेस की बात की इंडिया की, तो इंडिया वाले तो खैर जर्नली भी सिर्फ यूट्यूब के थ्रू नहीं, वो वैसे ही भी बहुत अपने जो है ना लोगों को गाइड करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं। लाइक मोस्टली लोग जैसे चैनल्स देखते हैं ना, नॉर्मल चैनल टीवी के ड्रामे श्रामे, उसमें भी वो एक म्यूचुअल फंड का जो है एक इश्तेहार लगा देते हैं क्रिकेटर्स के थ्रू। तो लोग कहते हैं यार क्रिकेटर्स ने लिया ही है, उसको वो कर रहे हैं, तो उससे अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। अच्छा, सेकेंडली क्वेश्चन मेरा ये टीआरजी के हवाले से है, जैसे आपने भी बात की टीआरजी की। टीआरजी जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा, आज 129 उसका जो था ना लास्ट ट्रेडिंग थी लास्ट। तो टेक्निकली आप उसको कहाँ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं टीआरजी, कहाँ तक जाते देख रहे हैं? देखिए, टीआरजी में जो चीज प्रॉब्लमेटिक है ना, वो ये है कि जो, अगर मैं 27 तारीख से अब तक की बात करूं, 27 सितंबर से, ठीक है, 27 सितंबर से अब तक इसने मतलब टोटल 5 सेशन बनते हैं, 5 दिन बनते हैं। इन 5 दिनों में अगर हम देखें ना, तो
एक भी दिन, बल्कि 27 तारीख से नहीं, आप उससे भी पहले चले जाएं। 27 तारीख में इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि 27 तारीख को इसने कोशिश की थी 130 या 131 के ऊपर ट्रेड करने की, बट क्लोजिंग इसकी 130 के नीचे आ गई। उसके बाद भी इसने फ्राइडे को भी इनफैक्ट 131 का हाई लगाया, क्लोजिंग 128 पे आई, 128.80 पे आई। आज तो इसने 134.75 का हाई लगाया, बट क्लोजिंग 129 के आसपास आई। तो ये जो 130 और 135 वाली रेंज है ना, ये काफी प्रॉब्लमेटिक है इसके लिए। अनलेस कि ये इसके ऊपर ऐसा नहीं कि एक दिन खड़ा हो जाए, एटलीस्ट 2 दिन हो, और वो इस तरह से हो कि ऊपर जो है ना वो सेलिंग ना आए, चाहे 8 आने की क्यों ना हो। मतलब ये अगर मैं जो जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं ना, वो इस बात को बड़े क्लोज से समझ जाएंगे कि अगर मिसाल है ये कल 132 जाता है या 130 के भी ऊपर जाता है, लेकिन 130 जाता है या 132 जाता है, क्लोजिंग जो है वो 130 के नीचे आ रही है ना, तो इसका मतलब कि वहां पे सेलिंग जनरेट हो रही है ऊपर, जो हमने 27 सितंबर से अब तक देखी है रेगुलरली। या तो ये 130 या इसके ऊपर जाए और अपने हाई पे क्लोज करे, ठीक है, वहां पे सेलिंग प्रेशर जनरेट ना हो, ऊपर अपने हाई पे आके क्लोज करे। जैसे हब पावर है ना, इसने लगाया हाई पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हब पावर यहाँ से अल्लाह करे कि ये अपनी रैली बनाए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी टाइम से लोग इसमें फंसे हुए थे, या इसमें उस तरह से लोगों को एग्जिट नहीं मिल रहा था। तो पॉइंट ये है कि टीआरजी नीड्स कि ये जो भी हाई लगाए ना उसके पास क्लोज करे। अगर नीचे करेक्शन होकर क्लोज होती है ना, तो इसका मतलब कि वहां पे जो है ना वो जबरदस्ती चीजों को ऊपर खींचा जा रहा है, एंड वहां पे प्रेशर ला के बंद किया जा रहा है। एंड दिस हैपेंड इन हमारा जो KC 100 है, उसमें भी 43,800 के आसपास 2-3 दिन, एक हफ्ता इसी तरह से हुआ था, और आज अनफॉर्चुनेटली मार्केट 41,000 पे दोबारा खड़ी हो गई है। तो आप कहेंगे टीआरजी को आप तकरीबन 135 के आसपास देख रहे हैं? देखिए 135 तो आज लगा दिया ना, 134-35 तो लगा दिया ना। मैं हाँ, नहीं देखें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ले लो टीआरजी, तुम्हें 100, मिसाल है कल ये खुलता है 135 पे, एक मिसाल है, डेली तकरीबन ये ऊपर ही खुल रहा है ना। अब खुलता है 135 पे, वो कहेंगे भाई वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट पे उनके चैनल पे किसी ने कहा था कि भाई 135 हो जाएगा, तो चला गया, हमने तो ले लिया, अब क्या करें। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज द टाइम कि अब टीआरजी से थोड़ा सा लोग परे होना शुरू हो जाए। जी 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 जी। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं टेक्निकली आपसे पूछूं एंग्रो के बारे में, तो एंग्रो में आपको बाइंग सेलिंग कैसी लग रही है? क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो शायद मैंने 1-1.5 महीने पहले भी की थी, जब मार्केट 43,000 से ऊपर जा रही थी, उस समय मैंने बात की थी, मैं आज भी ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी को ट्रेडिंग का शौक है ना, या एडिक्शन है, तो वो काम करे। अदरवाइज मार्केट इस वक्त, मार्केट की टाइमिंग जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। और मैंने उस वक्त भी सिर्फ लोकल नहीं, मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कहा था। जो लोग आपका वो इंटरव्यू, मेरे ख्याल से शायद पहला इंटरव्यू जब मैंने कंडक्ट किया था, उसमें मैंने कहा था कि सितंबर से दिसंबर तक हम सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी बड़ा स्लम देख सकते हैं। और आप देखें कि फ्राइडे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नवंबर 2020 के लो पे बंद हुआ है। अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कहने का पत्थर की लकीर है, या मैं कोई हरफन मौला किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मतलब अगर एक एक डिफरेंट व्यू को बंदा दे रहा है तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पे बाय तो हर कोई करवा रहा होता है, एग्जिट जो है वो बहुत कम लोग करवा रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर किसी को एडिक्शन है ट्रेडिंग की, या किसी को बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो इस तरह से काम करे कि अगर उसके पास मिसाल है 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, करोड़ रुपए हैं, जो भी अमाउंट है, उसका वो सोचे कि मैं सिर्फ अपने जहन में बना ले कि मेरे पास इस अमाउंट का सिर्फ 20% है, और वो उससे ट्रेड करे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। क्योंकि मार्केट यहाँ से खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, हम मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही हमने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उस वक्त क्रूड ऑयल 76 पे ट्रेड कर रहा था। अभी अभी बात करते करते, आप जब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट किया था तो 83 चल रहा था, बात करते करते 84 हो गया है, ठीक है जी। तो उस समय मैंने कहा था कि
क्रूड ऑयल की फ्लाइट जो है वो इस तरह हो सकती है। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉशियस अपना अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से खुदा ना खास्ता ऑयल दोबारा 90s में आ गया तो वो, और आप देखें इंटरनेशनली भी डॉलर दोबारा आज जो है ना वो, हालांकि सुबह थोड़ा डाउन था, अभी दोबारा तकरीबन आधा परसेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स अप हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट अगर पाकिस्तानी रुपये पे भी आता है, जो कि आ सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई वईद नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है, और खुदा ना खास्ता आज भी आप देखें ना, मतलब मार्केट 300 सवा 300 पॉइंट प्लस होके 80 पॉइंट पे बंद हुई ना, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अगर अपना लें, ये सोच लें कि भाई अगर वेट एंड सी अप्रोच अपनाना चाहिए, और थोड़ा सा देखें, दो 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 तरीके होते हैं ना। अ, मेरे 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 नज़दीक पैसा बनाना तो ज़ाहिर है हर किसी का हक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को बचा लेना। ठीक है, पैसे बनाने के चक्कर में, या 2 रुपए बनाने के चक्कर में अगर आप 30 रुपए हार जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अक्लमंदी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों के साथ होता यही है कि वो आते हैं मार्केट में 2 पैसे बनाने के लिए, लेकिन जब जाते हैं तो अपनी पूरी पूंजी जो है वो उड़ा के चले गए होते हैं। तो इट्स मच बेटर कि अपने आप को थोड़ा सा समेट लें, बार बार ये गलती ना करें। देखें, एक बात से बात निकलेगी, लेकिन जब आप, वो कहते हैं ना, कहावत है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना, पैरों पे कुल्हाड़ी जो है ना बंदा गलती से मारता है, यानी कि दरख्त काट रहा था या कुछ भी काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा जो है वो, या उसका जो जो लोहे वाला पार्ट है वो पैर पे लग गया आपके। लेकिन जब आप कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं ना, तो उसमें गलती नहीं होती, वो जानबूझ के होती है। और यहाँ पे 90% लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, उनके पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं लगती, वो कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं और एक चीज को रिपीट करते रहते हैं। भाई चोट खा ली। कितने लोग हैं जो आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले हेस्कॉल को गालियां दे रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि यार हेस्कॉल ले लेना चाहिए। तो भाई 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप हेस्कॉल को गालियां दे रहे थे, आज इसमें 4 रुपए के बाद जो थोड़ी सी मूव स्टार्ट हुई, तो आप कह रहे हो कि इसको ले लेना चाहिए। ये कहाँ की अकलमंदी है? ये अकलमंदी तो ना हुई ना। ये तो ये हुई कि भाई बस आंखें बंद करके जो है वो उस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाना है। और भेड़ चाल का हिस्सा अब जब बनते हैं, तो उसका 90% रिजल्ट यही होता है कि आप मुंह की खा के निकलते हैं। अच्छा, अगर इमरान मेमन से पूछा जाए टेक्निकली वो कोई 3 ऐसे आइटम बताएँ तो वो कौन से सजेस्ट करेगा? आजकल के अगर हम उसको देखें, दौर को देखें मार्केट के। अगेन जैसे मैंने कहा ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने आप को लिमिट कर लें कि जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी पावर है बाइंग की, उसका 20% से ज़्यादा मार्केट में एक्सपोज नहीं होना। और उसको देखते हुए एंग्रो है, ट्रीट है, सर्ल है, इनको आप देख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और आई मीन मतलब ज़्यादा वो नहीं कि फिर मसला ये है ना कि लोग फिर ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो चले बात तो कोई पकड़े ना पकड़े, लेकिन इशू सबसे बड़ा ये होता है कि फिर वो करते ये हैं कि हम हफ्ते या 2 हफ्ते की को मूव लेंगे, और फिर वो मार्केट से निकलते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि उसने मार्केट से पैसा निकालना ही नहीं है कभी भी। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है ना लोगों के जहनों में, ये मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म है क्या। जो भी आपसे कहता है ना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि उसने वो पैसा कभी निकालना नहीं है। आज जो अपार्टमेंट लेते हैं ना, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं, या तो अपने बच्चों को आप दे देंगे, या फिर उसको किराए पे दे देंगे। यानी कि उस अपार्टमेंट से पैसा नहीं निकालना, आपने नहीं निकालना ना, ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेके रख लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सोचने की बात है, आज मैं एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, उसकी सर्टन अमाउंट है, उसकी सर्टन वैल्यू है, मैंने एक और अपार्टमेंट ले लिया। अब हम अभी तो सोचते हैं घर में बैठ के कि भाई 2 अपार्टमेंट है, 10 साल बाद दोनों बेच देंगे, प्लॉट ले लेंगे, घर बना लेंगे। वो टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि वो जो दो अपार्टमेंट बेचेंगे ना, और जब हम सोचेंगे प्लॉट लेने का, तो प्लॉट की कीमत वैसे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, अभी अगर एक अपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए का है, और 2 करोड़ रुपए का दूसरा अपार्टमेंट 4 करोड़ रुपए का आपने आज बेचेंगे, तो प्लॉट जो है वो आपको 4 करोड़ का मिलेगा। फिर आप उसको बनाएंगे कैसे, रहेंगे कहाँ?
भाई आप या तो ये है ना कि आपके पीछे इतना पैसा हो कि आप 2 साल जो है किराए पे रह रहे हैं, और 2 साल किराए पे रहते हुए आपने करोड़ सवा करोड़ लगा के घर बना लिया। जब ये सब काम करना था तो अपार्टमेंट में रह क्यों रहते? जब पीछे इतनी बैकिंग मौजूद है तो अपार्टमेंट में रह क्यों रहे हो भाई? आज प्लॉट लो, घर बनाओ। तो अगर आप लॉजिकली बात करें ना, मतलब ये सब मैं वो बातें कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं, किताबी बातें नहीं कर रहा। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, या तो आपने बच्चों को आप दे देंगे, या फिर आप उससे किराया लेते रहेंगे, तो उससे पैसा कभी निकलेगा नहीं। इसी तरह से जब आप फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो फैक्ट्री लगाने के लिए पहले आप प्लॉट खरीदते हैं, वो फैक्ट्री की इमारत खड़ी करते हैं। ये 2 चीजें आपकी होंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो प्लॉट कभी बिकेगा नहीं, फैक्ट्री की इमारत कभी यहाँ गिरेगी नहीं। आप खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो गई, अलग बात है। अब उस फैक्ट्री में से जो माल बन रहा है ना, वो आपको रोलिंग में चलाना है। आपने आज तक गुल अहमद वाले से पूछा है कि होल्ड या सेल? पूछा है? मतलब आपने सुना है कि कोई फैक्ट्री वाला आपसे कह रहा हो कि भाई मैंने लैपटॉप बनाया है, इसको मैं होल्ड करूं कि सेल करूं? आज से 20 साल पहले सोनी जापान के सीईओ का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था टाइम मैगजीन में। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसने बताया कि जब हम टीवी बनाते हैं ना, या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुकी होती है, यानी कि आउटडेटेड हो चुकी होती है। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि जब प्रोडक्ट बन गई ना और मार्केट में निकलने के लिए तैयार हो गई, तो उसके 2 लेटेस्ट मॉडल तैयार होते हैं हमारे पास मार्केट में फेंकने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जहन में सोचा हुआ है कि मुझे रोलिंग करनी है। अगर एक टीवी पे मुझे 2% बच रहा है, मैं 2% बेच के बस आगे रोलिंग करता रहूंगा, ताकि मेरे पास पैसा खुला हो, मुझे दूसरी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। देखिए ना, कपड़े वाला क्या करता है, जो जो टेक्सटाइल मिल ओनर है, वो क्या करता है, कपड़ा बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया, रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने उठाया, वो आपको दे दिया। ऐसे ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है। क्या किसी टेक्सटाइल मिल वाले से आपने ये कहते हुए सुना है कि मैं होल्ड करूंगा सेल करूं? डिस्ट्रीब्यूटर से सुना है होल्ड करेगा सेल करूं? रिटेलर से सुना है होल्ड करूंगा? वो होल्ड करेगा तो किस तरह कमाएगा? यहाँ मसला ये है कि हम हर चीज में बोलते हैं होल्ड या सेल। भाई आपको, मैं आपको बताया ना, वो 3 तरह के स्टॉक्स हैं। अगर आपको ये होल्ड या सेल वाला वो कारतूस अपनाना है ना, तो फिर आप ऐसे स्टॉक में आ जाओ जो बिकते ही नहीं है, फिर आप उस वाले डिविडेंड खाते रहो। फिर वो टीआरजी, सिनर्जी, पीआईबीटीएल, इन चक्रों में ना पड़ो भाई। वो कैटेगरी नहीं है। ये स्टॉक सिर्फ आपको एक शॉर्ट टर्म गेन देते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे 6 महीने का हो, करके बाहर निकल जाओ बस। उनको पालने का नहीं है। कितने लोग हैं बेचारे पीआईबीटीएल में फंसे हुए ही हैं कि उसने हर 6 महीने में डिविडेंड, वो हर 6 महीने में राइट अनाउंस कर रहता है। तो भाई आप क्या करेंगे? वो राइट अनाउंस करके तो अपना फ्लोट बढ़ा रहा है। वो इतनी बड़ी फौज उसकी पीआईबीटीएल की हो गई है कि आप बेचने जाओ तो वो बिकता ही रहता है आइटम आपका, और लेने जाओ तो मिलता ही रहता है। आप बताएं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि पीआईबीटीएल में कोई लॉक या कोई फ्लोर लगाओ? कितने दफा ऐसा हुआ? होता ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है। आप 1 करोड़ शेयर लेने जाए आपको मिल जाएगा 10 पैसे फर्क पे, आप बेचने जाए बिक जाएगा आपको 10 पैसे फर्क पे। देखिए, आइटम ऐसा है, बट इसकी 6 महीने में मूवमेंट क्या हुई है? कुछ नहीं हुई। तो इस तरह के वॉल्यूम्स पे, इस तरह की जो वॉल्यूम वाले यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक आइटम में वॉल्यूम आने से बेहतर वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हमारा दीन भी ये कहता है ना कि भाई पैसा एक जगह पे इकट्ठा होगा तो गलत हो जाएगा। पैसा मार्केट में आना चाहिए सबके पास इक्वली, ताकि उसकी रोलिंग प्रॉपर होती रहे। वरना तो बैंक पैसा लेके बैठे हुए, फिक्स इनकम वाले पैसा लेके बैठे हुए, वो पैसा मार्केट में तो नहीं आ रहा, फिर क्या होगा? सही। अच्छा। हाँ, ओ। तो वो बात की बात निकल गई। वो जो 3 स्टॉक्स हैं या 2-3, उसमें एक एक सर्ल है, दूसरा एंग्रो है, और तीसरा ट्रीट है। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स आप लें, स्टॉप लॉस लगाएं, एंड आप जहन में बना के रखें कि भाई मैक्सिमम 2-3 हफ्ते, महीना भर इसका जो भी एक रिटर्न बनता है वो करके मुझे बाहर आना है, बस। सही। अच्छा, ओपेक ने न्यूज़ आई है कि प्रोडक्शन कट करने का कहा है अपनी, तो जिसकी वजह से $4 पर बैरल जो है वो ऑयल आपका जो है वो ऊपर बढ़ा है। इसको आप टेक्निकली कैसे देख रहे हैं? एक सवाल, इसी में हम दूसरा सवाल ऐड करेंगे गोल्ड का। गोल्ड को भी आप, अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निकली आप गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑयल के बारे में तो पिछले हफ्ते ही जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ से ये
एक अपसाइड फ्लाइट ले सकता है। अब उसके पीछे रीज़न आपको ये ओपेक वाली खबर का मिल गया है, जो भी है। तो मेरे नज़दीक अभी भी ये 84 से 86 के आसपास अगर कोई ब्रेक लगता है तो लग सकता है, वरना 92 तक तो ये जा सकता है। अच्छा, रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड जो है ना, अगर देखें, गोल्ड में भी दो तरीके हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं गोल्ड लूं कि ना लूं, ठीक है? तो ज़ाहिर है, आप यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में या पीएमईएक्स के प्लेटफॉर्म पे या किसी फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके अगर ट्रेड करने का सोच रही हैं तो दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो। अगर आप कहती हैं कि नहीं, मुझे तोला गोल्ड लेना है या मुझे गोल्ड कॉइन लेके रखने हैं, ठीक है, और उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको कभी को बड़ा नुकसान नहीं देती। ये हाँ, कॉइन वाली, अगेन मैं कहूँगा तो उसमें शायद आपकी ऑडियंस उसको किसी और एंगल पे लेगी। हमारी देखिए सुन्नत भी यही है कि जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ना, वो गोल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कैलकुलेटेड एक बताता हूँ लॉजिक क्या है। आप जब इस वक्त गोल्ड चल रहा है 1665 इंटरनेशनल मार्केट में, $1665 एक ट्रॉय आउंस का। एक ट्रॉय आउंस में तकरीबन 31 ग्राम होते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये सोचें कि मैं 1665 के हिसाब से तोले में कन्वर्ट करके जो भी इसकी वैल्यू बनती है, आप जब 1665 को तोले में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको आप पाक रुपी वर्सेस डॉलर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज से दो, ये अभी इस वक्त गोल्ड वैसे 2 साल के लो पे खड़ा हुआ है जी। 2 साल पहले गोल्ड 1650 1630 के आसपास था, अभी भी उसी रेट पे। 1630 का इसने पिछले हफ्ते लो भी लगाया है, 1615 का इनफैक्ट लो लगाया है। अब सवाल यह है कि अगर आप ये सोचें कि मैं 1630 या 1650 पे लूं, तो 1650 पे जब आप 1 साल पहले लेने के या 2 साल पहले लेने के लिए जाते ना, तो उस वक्त गोल्ड, उस वक्त डॉलर था 170 180 150 के आसपास। तो 1600 में आपको कुछ भी एक रेट मिलता, तो आप उसको जब डॉलर में कन्वर्ट करते या पाक रुपए में कन्वर्ट करते, तो उसकी प्राइस कुछ और हो जाती। आज इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल पहले का रेट खड़ा हुआ है, बट डॉलर आपका 230 के आसपास आ गया है। तो जब आप उसको डॉलर को पाक रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो प्राइस आपके ऊपर ही आपको नजर आएगी। तो इसलिए जब आप पाक रुपए में गोल्ड लेने की बात करते हैं ना, अब अभी आप चले जाएं किसी सुनारे के पास और उसको बोलें कि भाई गोल्ड क्या चल रहा है, तो आपसे मिसाल है, कहेगा कि भाई 1,40,45,00,000 इतने का चल रहा है, 1.5 लाख रुपए, 1,44,000 रुपए का तोला चल रहा है। आप उससे कहें भाई ये कैसे हो गया, 2 साल पहले तो ये 1665 पे ही था, तो वो आपसे कहेगा मैडम 2 साल पहले 165 पे था, लेकिन 2 साल पहले डॉलर कहाँ था, 160 पे था, 150 पे था, 230 पे नहीं था। तो जब आप 1665 को 150 से कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी। आज आप 1665 को 230 से कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कुछ और है। तो इसलिए पाक रुपीस में जब आप डॉलर कन्वर्ट करते हैं, ये गोल्ड को कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपको इफेक्टिवली उतना नुकसान नहीं होता, वो आपको एक बेहतर रिटर्न ही मिल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस जहन से सोचने का, उस जहन से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं कि मैं पाक रुपये में लेके बैठूं, तो ठीक है, तो गोल्ड इज अ गुड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको ट्रेड करूं, तो नो, गोल्ड इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग राइट नाउ। अच्छा, ये एचबीएल की जैसे हमने लास्ट वीक न्यूज़ सुनी, और अच्छा उसका ईटीएफ भी आया तो उस पे भी असर पड़ा। आज हम 2 दिन से देख रहे हैं ईटीएफ पे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो एचबीएल को आप कैसे देख रहे हैं, उसको आप, उसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? उसमें मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये दूंगा कि मैं बैंक से स्टॉक नहीं देखता। बैंक्स, इंश्योरेंस, इवन ब्रोकेज हाउसेस के स्टॉक्स भी मैं नहीं देखता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें वो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट आ जाता है। तो वो जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।